हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल बनारस द लर्निंग चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक और एक और टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, जिसे हम सेकेंडरी रिसर्च के भी नाम से जानते हैं, सिस्टमैटिक रिव्यू या मेटा एनालिसिस। ये दो जो है काफ़ी सिनोनिमसली या टुगेदर इस टर्म्स को हम यूज़ करते हैं। तो आज हम इसको समझेंगे कि सिस्टमैटिक रिव्यू क्या होता है, मेटा एनालिसिस क्या होता है, कैसे इनको कंडक्ट करते हैं और क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं इन स्टडीज़ से रिलेटेड हमको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिस्टमैटिक रिव्यू होता क्या है। सिस्टमैटिक रिव्यू इज एन अटेम्प्ट टू गैदर ऑल अवेलेबल एम्पेरिकल रिसर्च इंफॉर्मेशन by using clearly defined systematic methods to obtain answers to specific question। यानी कि कोई एक पर्टिकुलर रिसर्च क्वेश्चन को आंसर करने के लिए जब हम जितनी भी एम्पेरिकल रिसर्च या रेलेवेंट रिसर्चेस हमारे पास अवेलेबल हैं उनको एनालाइज करते हैं, उनको डिफाइन करते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से उनसे आंसर ऑब्टेन करते हैं, वो हमारा सिस्टमैटिक रिव्यू कहलाता है। और इट कैन बी सेड दैट सिस्टमैटिक रिव्यू इज an objective reproducible method to find answers to certain research question by collecting all available studies related to that question, reviewing and analyzing their results। और हम ऐसा भी मान सकते हैं कि सिस्टमैटिक रिव्यू एक ऐसा ऑब्जेक्टिव यानी कि ट्रांसपेरेंट और एक रिप्रोड्यूसिबल मेथड है जो कि एक पर्टिकुलर रिसर्च क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम करते हैं, जहाँ पे रिसर्च क्वेश्चन डिफरेंट स्टडीज से उनका रिव्यू करके और उनके रिजल्ट्स को एनालाइज करके हम एक कंक्लूडिंग थॉट प्रेजेंट करते हैं, अपने रिसर्च क्वेश्चन को आंसर करते हैं। और सिस्टमिक रिव्यू इज ऑल्सो नोन एज अ प्रोसेस वेयर द क्वालिटी ऑफ स्टडीज़ आर इवेल्युएटेड, जहाँ पे स्टडीज़ की क्वालिटी को हम ग्रेड देते हैं या उसको बताते हैं कितना अच्छा क्वालिटी ऑफ एविडेंस है, वो भी सिस्टमिक रिव्यू का एक पार्ट माना जाता है। अब वहीं दूसरी तरफ मेटा एनालिसिस क्या होता है। मेटा एनालिसिस इज अ वैलिड ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक मेथड ऑफ एनालाइजिंग एंड कंबाइनिंग डिफरेंट रिजल्ट। यानी कि हमने जो सिस्टमिक रिव्यू किया स्टडीज़ का, अब उन स्टडीज़ के रिजल्ट्स का, उन डेटा सेट्स का हम री एनालिसिस करते हैं, डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगा के उनके रिजल्ट्स कितने ट्रू है ये हम एनालाइज करते हैं मेटा एनालिसिस में। तो स्टैटिस्टिकल मेटा एनालिसिस ऑफ द स्टडी रिजल्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिटी। तो स्टैटिस्टिकल डिफरेंट टेस्ट जो हम रन कराते हैं मेटा एनालिसिस के लिए, वो डिपेंड करता है, वो उनकी स्टडीज़ की क्वालिटी को बताने में हेल्प करता है हमको। फर्दर, statistical process of analyzing and combining results from several similar studies differs from systematic review, as it uses statistical method on estimate from two or more different studies to form a pooled estimate। ये हम आगे समझेंगे एक एग्जाम्पल के साथ, जो टेक्निक्स मेटा एनालिसिस में यूज़ होती है उनके थ्रू, कि हम क्या करते हैं, सारे रिजल्ट्स को देखते हैं और सिमिलर स्टडीज़ को फिर हम एक फ्रेम में डाल के उस पर स्टैटिस्टिकल टेस्ट रन करा के और एक पूल्ड एस्टीमेट निकालते हैं, यानी कि एक ओवरऑल कंक्लूडिंग एस्टीमेट निकालते हैं स्टैटिस्टिक्स के यूज़ से, जिससे हम बता सकते हैं कि हाँ, ये पर्टिकुलर जो भी ड्रग है, थेरेपी है, जो भी आप जिसका भी इफ़ेक्ट देखना चाह रहे हैं, वो कितनी रेलेवेंट है उस पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए, उस कंडीशन के लिए, वो हम मेटा एनालिसिस से करते हैं। अब इन सेकेंडरी स्टडीज़ यानी कि सिस्टमैटिक रिव्यू, मेटा एनालिसिस टाइप की स्टडीज़ का एम क्या होता है। तो इसका बहुत सिंपल और एक डायरेक्ट एम होता है कि ये बेटर, एक्यूरेट और गुड क्वालिटी ऑफ डाटा को प्रोड्यूस करने के लिए आपकी मदद करती है और एक रिसर्च क्वेश्चन को बहुत एक्यूरेट तरीके से प्रिसाइजली ये आंसर करने के लिए भी हेल्प आउट करती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास डिफरेंट लेवल ऑफ एविडेंस माने जाते हैं और सबसे अच्छा जो एविडेंस है वो हमारा सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस को ही माना जाता है। तो अगर हम लेवल ऑफ एविडेंस या रिसर्च स्टडी डिज़ाइन के बेसिस पे लेवल ऑफ एविडेंस को डिफाइन करते हैं, तो सबसे अच्छा लेवल ऑफ एविडेंस हमें सिस्टमिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस में मिलता है, क्योंकि ये सारी स्टडीज़ को क्रिटिकली एनालाइज करके और मेटा एनालिसिस में री टेस्ट करके, यानी कि स्टैटिस्टिकल टेस्ट को फिर से रन करा के हम एक कंक्लूडिंग थॉट या रिसर्च क्वेश्चन को आंसर करते हैं। तो लेवल ऑफ एविडेंस में हम देख लेते हैं कौन कौन सी स्टडीज़ कैसे आती हैं। तो सबसे कम या सबसे लीस्ट जो एविडेंट माना जाता है वो है इन विट्रो या एनिमल बेस्ड स्टडीज, फिर एक्सपर्ट ओपिनियन, देन केस रिपोर्ट, देन केस सीरीज, देन केस कंट्रोल स्टडीज, देन कोहॉर्ट, देन नॉन रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स, देन रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स, देन सिस्टमैटिक रिव्यू एंड सबसे ऊपर मेटा एनालिसिस। तो ये लेवल ऑफ एविडेंस रिसर्च में हम मानते हैं।
देन अब हमने ये समझ लिया कि भाई मेटा एनालिसिस क्या होता है, सिस्टमैटिक रिव्यू क्या होता है। तो सिस्टमैटिक रिव्यू या मेटा एनालिसिस को कंडक्ट कैसे करते हैं, तो उनके कुछ बेसिक स्टेप्स हैं। सबसे पहला, हम रिसर्च क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करेंगे एज लाइक हम क्लिनिकल ट्रायल्स में करते हैं। और रिसर्च क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करने के बाद उसमें पिकोट्स जो है वो आपका डिफाइंड होना चाहिए, यानी कि पॉपुलेशन, इंटरवेंशन, कंट्रोल आर्म, टाइम ड्यूरेशन और स्टडी डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देन हम उस रिसर्च क्वेश्चन के बेसिस पे हम अपना जो सिस्टमैटिक रिव्यू है उसका प्रोटोकॉल बनाएंगे और उसको रजिस्टर कराएंगे। जैसे कि क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्टर्ड होते हैं, वैसे ही आपके सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस रजिस्टर्ड होते हैं। उनकी 2 रजिस्ट्री सबसे अच्छी मानी जाती है और वो है प्रॉस्पेरो एंड कॉकरेन लाइब्रेरी। ये 2 जगह आप अपने स्टडीज़ को, यानी कि सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस को रिपोर्ट या रजिस्टर करा सकते हैं। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हम सबसे पहले सिलेक्शन क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं कि हमको कैसी स्टडीज़ लेनी है अपनी सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस के लिए। तो वहाँ पे हम स्टडी डिज़ाइन, पेशेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स, पब्लिकेशन स्टेटस, लैंग्वेज, रिसर्च पीरियड और ऐसे बहुत सारी चीज़ों को कंसीडर करके अपना सिलेक्शन क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं। उसके बाद हम लिटरेचर सर्च और स्टडी सिलेक्शन पे आते हैं। तो लिटरेचर सर्च और स्टडी सिलेक्शन के लिए हम यहाँ पे पर्टिकुलरली प्रिज्मा गाइडलाइन का एक फ्लो चार्ट फॉलो करते हैं, जहाँ पे हम पर्टिकुलर डेट से, जिस डेट से हमने लिटरेचर सर्च चालू करी, किस किस कीवर्ड्स के साथ हमने लिटरेचर सर्च चालू करी, कौन कौन सा डाटा बेस हमने देखा और कौन कौन से टाइप ऑफ पेपर हमने एनालाइज किए, वो सब कुछ हमको मेंशन करना होता है। देन हम उन पेपर्स को, उन डेटा को, उन सारी स्टडीज़ को एनालाइज करने के बाद अब उनके क्वालिटी ऑफ एविडेंस को रेट करेंगे। तो क्वालिटी ऑफ एविडेंस जो है वो 2 ग्रेडिंग स्केल के बेसिस पे रेट किया जाता है, वो है ग्रेड स्केल एंड जैडेड स्केल। और इसके अलावा हमारे पास 3 बेसिक क्वालिटी एनालाइजर होते हैं, जो कि हैं ब्लाइंडिंग, एलोकेशन एंड कंसीलमेंट या रैंडमाइजेशन। तो ये 3 बेसिस पे हम ग्रेड स्कोर या जैडेड स्कोर यूज़ करके उन स्टडीज़ की क्वालिटी को रेट करते हैं। उन स्टडीज़ की क्वालिटी को रेट करने के बाद फिर हम डाटा एक्सट्रैक्शन करते हैं और उनका एनालिसिस करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वो मेटा एनालिसिस है तो वहाँ पे फनल प्लॉट, फॉरेस्ट प्लॉट, ऐसे प्लॉट्स हम डिफाइन करेंगे और उनको रिप्रेजेंट करेंगे अपने पब्लिकेशन में, ताकि हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी की तरीके से ये दिखा सकें कि कौन सी स्टडी कितनी इफ़ेक्टिव थी और उसका क्वालिटी ऑफ एविडेंस क्या था और उसके थ्रू हमने क्या कंक्लूजन निकाला। और उसके बाद लेवल ऑफ एविडेंस के असेसमेंट करने के बाद, जो कि हम लोग पर्टिकुलरली कोक्रेन चेकलिस्ट से करते हैं, अगर हम कोक्रेन गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं और रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं कोक्रेन में, और फिर हम उस पर्टिकुलर रिजल्ट को प्रेजेंट करते हैं, यानी कि पब्लिकेशन के थ्रू हम उसको रीच उसकी बढ़ा देते हैं, साइंटिफिक कम्युनिटी को वो हम प्रेजेंट करते हैं। तो अब यहाँ पे हमने 2-3 टर्म्स देखे, ग्रेड स्कोर, जैडेड स्कोर, फनल प्लॉट, फॉरेस्ट प्लॉट, ये सब क्या होते हैं। ये सब अगर आप कोई भी सिस्टमैटिक रिव्यू, मेटा एनालिसिस पढ़ने जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रेड स्कोर क्या है। तो ग्रेड का फुल फॉर्म है ग्रेडिंग ऑफ रिकमेंडेशन, असेसमेंट, डेवलपमेंट एंड इवैल्यूएशन, जो कि एक ट्रांसपेरेंट फ्रेमवर्क है डेवलप और प्रेजेंट करने के लिए। क्या? समरीज ऑफ एविडेंस, यानी कि जो रिसर्च स्टडीज़ हैं उनकी समरी ऑफ एविडेंस को प्रेजेंट करने के लिए एक ग्रेडिंग स्केल डेवलप किया गया है, जो है ग्रेड स्केल। और ये क्लिनिकल प्रैक्टिस को और उसकी रिकमेंडेशन को बहुत बेहतर बनाने के लिए बनाया गया है, and is the most widely adopted tool for grading the quality of evidence and making recommendations with over 100 organization worldwide officially। तो इस जो ग्रेडिंग सिस्टम को हम क्वालिटी ऑफ एविडेंस को रेट करने के लिए, रिकमेंडेशन बनाने के लिए यूज़ करते हैं, इसको मोर देन 100 ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबली इसको यूज़ करने के लिए जो है वो प्रमोट करते हैं, उनको ये खुद वो ग्रेडिंग स्कोर को प्रमोट करते हैं ताकि हमारा क्वालिटी ऑफ एविडेंस और रिकमेंडेशन जो है वो इम्प्रूव्ड रहे। अब ग्रेड स्कोर में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है अपरेटेड या अप रेगुलेटिंग और डाउन रेगुलेटिंग, यानी कि जो स्टडीज़ को अच्छा बनाते हैं और जो स्टडीज़ को बुरा बनाते हैं। तो अपरेट करने के लिए, यानी कि रेट बढ़ाने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं? लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्ट, यानी कि ज़्यादा अच्छा इफेक्ट साइज,
डोज रिस्पॉन्स ग्रेडियंट, ज़्यादा अच्छा डोज और उसके रिस्पॉन्स का जो ग्रेडियंट निकलता है वो उतना इफेक्टिव हो। और उसके अलावा ऑल रेसिडुअल को फाउंडिंग्स वुड डिक्रीज मैग्नीट्यूड ऑफ द इफेक्ट, यानी कि और सारी को फाउंडिंग या को फैक्टर्स जो इन्वॉल्व हैं वो सब उस स्टडीज़ में रिपोर्ट किए गए हों। तो ये 3 फैक्टर्स जो हैं स्टडी को ज़्यादा अच्छी क्वालिटी ऑफ एविडेंस बनाने में मदद करती है। वही हम देखिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो स्टडीज़ को रेट डाउन करने में हेल्प करते हैं या रेट डाउन करते हैं। तो रिस्क ऑफ बायस, जितना ज़्यादा रिस्क ऑफ बायस वो रिफ्लेक्ट करेंगी उतनी स्टडी की क्वालिटी ऑफ एविडेंस कम मानी जाएगी। इम्प्रिसीजन सैम्पल साइज कैलकुलेशन में, डिफरेंट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में, किसी भी चीज़ में अगर इम्प्रिसीजन है तो अगेन वो स्टडी की क्वालिटी को डिक्रीज करेगी। इनकन्सिस्टेंसी इन रिजल्ट, कि अगर 100 पेपर्स हैं, एक पेपर कोई अगर इनकन्सिस्टेंट रिजल्ट शो कर रहा है, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर स्टडीज। देन इनडायरेक्टनेस, कि जो भी चीज़ रिपोर्ट की गई है वो बहुत डायरेक्ट और बहुत क्लियर नहीं है। एंड देन पब्लिकेशन बायस, तो वो स्टडीज़ जो हैं वो पब्लिकेशन बायस के थ्रू पब्लिश्ड की गई या कोई ऑथेंटिक जर्नल में नहीं पब्लिश हुई है। तो ये सारे जो स्कोर्स हैं वो स्टडीज़ को रेट अप या रेट डाउन करने में हेल्प करते हैं यूजिंग ग्रेड स्कोर। अब दूसरा स्कोरिंग सिस्टम जो है वो हमारे पास है जैडेट। जैडेट स्कोरिंग सिस्टम इज़ यूज टू असेस द मेथडोलॉजिकल क्वालिटी ऑफ कंट्रोल्ड ट्रायल। तो जनरली जब भी हम RCTs या क्लिनिकल ट्रायल्स को लेके सिस्टमिक रिव्यू या मेटा एनालिसिस करते हैं, हम जैडेट स्कोर को प्रेफर करते हैं क्योंकि ये मेथडोलॉजिकली उन स्टडीज़ की क्वालिटी को रेट करने में हमारी मदद करता है। तो स्टडीज़ आर स्कोर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ 3 key methodological features, that is randomization, masking या blinding and accountability of the patient including withdrawals या dropout जिसे हम कहते हैं। तो इन 3 चीज़ के बेसिस पे ये जैडेट स्कोर बनाया गया है। तो जैडेट स्कोर कैलकुलेशन जो है इन डिफरेंट टॉपिक्स या बेसिस पे किया जाता है। तो यहाँ पे जो है 6 फैक्टर्स यहाँ पे या 6 क्वेश्चंस जो हैं उसके बेसिस पे हम जैडेट स्कोर करते हैं। सबसे पहला, वाज द मेथड यूज्ड टू जनरेट द सीक्वेंस ऑफ रैंडमाइजेशन डिस्क्राइब्ड एंड एप्रोप्रिएट। जो भी रैंडमाइजेशन के लिए मेथड यूज़ किया गया है क्या वो डिस्क्राइब है, और अगर डिस्क्राइब्ड है तो क्या वो एप्रोप्रिएट तरीके से किया गया है। तो उसके बेसिस पे हम 0 या 1 स्कोर देंगे। अगर वो एप्रोप्रिएट है तो इट विल बी 1, अदरवाइज 0। वाज द स्टडी डिस्क्राइब एज डबल ब्लाइंड। अगर जितनी अच्छी ब्लाइंडिंग होती है उतनी अच्छी स्टडी की एविडेंस को मानी जाती है। तो यहाँ पे डबल ब्लाइंड है स्टडी या नहीं, इसके बेसिस पे भी हम स्कोर देंगे। देन वाज द मेथड ऑफ डबल ब्लाइंडिंग डिस्क्राइब्ड एंड एप्रोप्रिएट। अगर वो ब्लाइंडेड है स्टडी तो क्या उस मेथड ऑफ ब्लाइंडिंग को डिस्क्राइब किया गया है, अगर डिस्क्राइब्ड है तो क्या वो एप्रोप्रिएट है अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस। तो उसके बेसिस पे हम रेट करेंगे। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाज देयर अ डिस्क्रिप्शन ऑफ विड्रॉल्स और ड्रॉप आउट्स। तो वहाँ पे क्या उन स्टडीज़ में विड्रॉल्स या ड्रॉप आउट्स के बारे में बताया गया है, उनका डिस्क्रिप्शन क्लियरली विथ रीज़न मैंशनड है, तो हम अगेन उसको स्कोर करेंगे डिपेंडिंग ऑन द आंसर। देन डिडक्ट 1 पॉइंट इफ द मेथड यूज टू जनरेट द सीक्वेंस ऑफ रैंडमाइजेशन वॉट डिस्क्राइब्ड एंड इट वॉज इनअप्रोप्रिएट। फॉर एग्जाम्पल, अगर सीक्वेंस ऑफ रैंडमाइजेशन या रैंडमाइजेशन करने का तरीका वहाँ बताया गया है बट वो डिस्क्राइब इनअप्रोप्रिएटली किया गया है, तो वहाँ पे हम उसको -1 स्कोर करेंगे। एंड डिटेक्ट 1 पॉइंट इफ द स्टडी वॉज डिस्क्राइब्ड एज डबल ब्लाइंडेड बट द मेथड ऑफ ब्लाइंडिंग वॉज इनअप्रोप्रिएट। सिमिलरली ब्लाइंडिंग के लिए भी अगर ऐसा किया गया कि हाँ ये रिपोर्ट किया गया कि वो डबल ब्लाइंडेड स्टडी है बट उसका मेथड और उसका डिस्क्रिप्शन इनअप्रोप्रिएट होगा, तो भी अगेन हम वहाँ पे -1 यानी कि डिडक्शन करेंगे 1 पॉइंट का। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द जैडेट स्कोर। देन इन 3 बेसिस पे रैंडमाइजेशन, डबल ब्लाइंडिंग और विड्रॉल और ड्रॉप आउट्स के बेसिस पे हम जैडेट स्कोर को रेट करते हैं। देन जैडेट स्कोर में और जो हाई क्वालिटी सिस्टमिक रिव्यू या मेटा एनालिसिस टाइप की स्टडीज़ होती हैं तो वो इन स्कोरिंग के बाद एक डेल्फी प्रोसेस या एक जनरल प्रोसेस को यूज़ करती हैं उनकी रिपोर्टिंग्स को और एफिशिएंट बनाने के लिए। तो डेल्फी प्रोसेस इज यूज टू ensure that appropriate questions were identified and in order to gain an understanding of the research question, कि यहाँ पे appropriate question को आंसर करने के लिए बहुत रिग्रस तरीका जो है, एनोनाइमस एंड रिग्रस तरीका, वो वहाँ पे यूज़ किया गया जो कि मल्टीपल राउंड्स में होता है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये इमेज है,
इसको हम जूम आउट कर लेते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो डेल्फी प्रोसेस में 3 राउंड होता है और एक फाइनल डेल्फी होता है। तो फर्स्ट राउंड इज ड्राफ्ट लिस्ट ऑफ रिसर्च क्वेश्चन सेंड टू द suitable expert who score the question on Likert scale and suggest possible additional questions where researcher collates scores, identified median and interquartile range and uses this to identify the top 15 questions. Now questions considered and suitable questions with support from more than one panel of member added question to the sheet for the सेकेंड राउंड। मतलब फर्स्ट राउंड ऑफ डेल्फी प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि लिस्ट ऑफ एक ड्राफ्ट लिस्ट बनाते हैं रिसर्च क्वेश्चंस की और उनको डिफरेंट एक्सपर्ट्स उस फील्ड के एक्सपर्ट्स के पास भेजा जाता है और उस फील्ड के एक्सपर्ट उसको 1 to 7 लाइकर्ट स्केल में रेट करते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन कितना अच्छा है। जितना अच्छा क्वेश्चन होगा उतनी हायर रैंकिंग होगी और जितना गंदा होगा यानी कि जितना इनएप्रोप्रिएट होगा उतनी कम स्कोरिंग होगी। और इस फर्स्ट राउंड के बाद जितने क्वेश्चंस आते हैं उनके टॉप 15 क्वेश्चंस का एक ड्राफ्ट बना के हम राउंड 2 के लिए पैनल मेंबर्स के बाद भेजते हैं। तो राउंड 2 ऑफ डेल्फी प्रोसेस में क्या होता है कि top 15 questions and up to 5 new questions sent to the panel on individually tailored score sheet with a note of median score and panel members individual score from round 1 for each question। यानी कि अब सेकेंड राउंड के लिए उन 15 क्वेश्चंस और 5 एडिशनल क्वेश्चन जो कि एडेड नहीं थे और एक्सपर्ट ओपिनियन से ऐड किए गए हैं उनको हम एक स्कोर शीट बना के फिर से एक्सपर्ट्स के पैनल मेंबर्स के पास भेजते हैं विद the score as given by the experts in the round 1. Then participant rescore question with the opportunity to change their original score in the view of the group response. अब यहाँ पे पैनल मेंबर्स के पास एक ऑप्शन होता है कि वो रीस्कोर कर सकते हैं उन चीज़ों को डिपेंडिंग ऑन कि एक्सपर्ट ओपिनियन के बाद क्या स्कोर आते हैं। देन रिसर्चर कोलेट स्कोर्स आइडेंटिफाइड मीडियन एंड इंटरक्वार्टाइल रेंज यूजेस दिस टॉप 15 क्वेश्चंस फॉर राउंड 3। अब इनके बाद ओवरऑल स्कोर लेने के बाद और पैनल मेंबर्स के स्कोर चढ़ने के बाद हम वहाँ पे मीडियन को आइडेंटिफाई करते हैं, इंटरक्वार्टाइल रेंज को निकालते हैं और टॉप 15 क्वेश्चंस को फिर से राउंड 3 के लिए भेजा जाता है। राउंड 3 में टॉप 15 क्वेश्चन सेंड टू पैनल ऑन इंडिविजुअली टेलर्ड स्कोर शीट फॉर राउंड 2। पार्टिसिपेंट रीस्कोर क्वेश्चंस विद अपॉर्चुनिटी टू चेंज देयर ओरिजिनल स्कोर इन द व्यू ऑफ ग्रुप रेस्पॉन्स। यहाँ पे अगेन एक ऑप्शन मिलता है राउंड 2 में पेशेंट्स को, पार्टिसिपेंट्स को या पैनल्स को कि वो रीस्कोर कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन एक्सपर्ट ओपिनियन और फिर रिसर्चर जो है उसके बेसिस पे वो टॉप 15 क्वेश्चन के जो स्कोर्स आए हैं उनके मीडियन और इंटरक्वार्टाइल रेंज को निकाल के राउंड 3 में फाइनल फीडबैक राउंड के लिए भेजता है। तो फीडबैक राउंड इज ऑल अबाउट prioritize list of research question finalized with resulting list and score sent to the panel for their information। तो यहाँ पे वो टॉप 15 क्वेश्चन जो फाइनलाइज होते हैं अच्छे स्कोर के साथ उनकी लिस्ट बनाई जाती है और उनकी जो स्कोरिंग मिली है पैनल के थ्रू, पार्टिसिपेंट के थ्रू और एक्सपर्ट्स के थ्रू उनके साथ उसको फर्दर फाइनल डेल्फी के लिए भेजा जाता है। तो फाइनल डेल्फी लिस्ट आफ्टर राउंड 3 राउंड्स के बाद हम इन 8 क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। सबसे पहला, उन पर्टिकुलर स्टडीज़ में ट्रीटमेंट एलोकेशन कैसे हुआ या नहीं हुआ। वॉज अ मेथड ऑफ रैंडमाइजेशन परफॉर्म्ड। अगर ट्रीटमेंट एलोकेशन मेंशन्ड है तो कौन सा रैंडमाइजेशन मेथड यूज़ किया गया है। देन वॉज द ट्रीटमेंट एलोकेशन कंसील्ड, कि ब्लाइंडिंग की गई थी या नहीं की गई थी और अगर की गई थी तो कौन सी की गई थी। देन वेयर द ग्रुप सिमिलर एट द बेस लाइन रिगार्डिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर। और इनिशियली बेस लाइन पे या डे 0 पे क्या जो दोनों ग्रुप्स हैं वो सिमिलर थे, होमोजीनस थे या नहीं थे। देन वेयर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड, यानी कि सिलेक्शन क्राइटेरिया स्पेसिफाई किया गया था या जस्ट लाइक रिक्रूटमेंट कर दिया गया था, वो हम यहाँ पे आंसर करते हैं। देन वॉज द आउटकम असेसर ब्लाइंडेड और नॉट, मीन्स ब्लाइंडिंग की गई थी या नहीं की गई थी। वॉज द केयर प्रोवाइडर ब्लाइंडेड, यानी कि जो इंटरवेंशन दे रहा है क्या उसको ब्लाइंडिंग, मीन्स यहाँ पे लेवल ऑफ ब्लाइंडिंग देखते कि सिंगल ब्लाइंडेड है, डबल ब्लाइंडेड है, ट्रिपल ब्लाइंडेड है। तो वॉज द पेशेंट ब्लाइंडेड, आउटकम असेसर, एनालिस्ट, प्रोवाइडर यानी कि रिसर्चर, देन पेशेंट या पार्टिसिपेंट, ये तीनों लेवल्स ऑफ ब्लाइंडिंग को यहाँ पे हम एसेस करेंगे। देन वेयर पॉइंट्स, एस्टिमेट्स एंड मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी प्रेजेंटेड
फॉर द प्राइमरी आउटकम मेजर, यानी कि पॉइंट एस्टिमेट और मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, क्या वहाँ पे रिजल्ट या डेटा एनालिसिस में प्रेजेंट किया गया है स्टडीज़ में या नहीं. एंड डिड द एनालिसिस इंक्लूड द इंटेंशन टू ट्रीट एनालिसिस. और इसके अलावा हमने जो RCTs में देखा था कि इंटेंशन टू ट्रीट एनालिसिस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो यहाँ पे इंक्लूड किया गया है या नहीं डेटा एनालिसिस में, वो हम देखेंगे. जिसमें हम क्या करते हैं कि अगर कोई ड्रॉप आउट भी है या किसी ने ग्रुप चेंज कर लिया है, तो जैसे वो रैंडमाइज होता है वैसे ही उसका डेटा एनालिसिस किया जाता है. वो यहाँ पे मेंशन है या नहीं वो हम देखेंगे. देन कोक्रेन के द्वारा कुछ लिस्ट या मेथोडोलॉजिकल क्वालिटी असेसमेंट के लिए कुछ फैक्टर्स या आइटम्स बताए गए हैं. तो वो क्या है वो हम देखते हैं. वॉज द मेथड रैंडमाइजेशन एडिक्वेट, वॉज द ट्रीटमेंट एलोकेशन कंसील्ड. तो यहाँ पे कौन कौन से आइटम्स हैं. वॉज द मेथड ऑफ रैंडमाइजेशन एडिक्वेट, यानी कि रैंडमाइजेशन जो है वो सही तरीके से किया गया है, एडिक्वेटली हुआ है या नहीं हुआ है. वॉज द ट्रीटमेंट एलोकेशन कंसील्ड, वेयर द ग्रुप सिमिलर एट द बेस लाइन, यानी कि होमोजेनिसिटी थी या नहीं थी. देन प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर्स, सिलेक्शन क्राइटेरिया बनाया गया था या नहीं और किस बेसिस पे बनाया गया था. वॉज द पेशेंट ब्लाइंडेड, प्रोवाइडर ब्लाइंडेड और आउटकम एसेसर ब्लाइंडेड, मीन्स सिंगल डबल और ट्रिपल ब्लाइंडेड थी या नहीं थी स्टडीज. वेयर को इंटरवेंशंस अवॉइडेड और सिमिलर, को इंटरवेंशंस अवॉइड किया गया था या सिमिलर था, ये वहाँ पे रिपोर्ट करना है. वॉज द कंपाइलेंस एक्सेप्टेबल इन ऑल ग्रुप, मीन्स वो पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए, वो पर्टिकुलर थेरेपी के लिए पेशेंट कितने कंपाइलेंट थे, वो कितना था, वो यहाँ पे रिपोर्ट करना है. देन ड्रॉप आउट रेट डिस्क्राइब्ड एंड एक्सेप्टेबल, यानी कि ड्रॉप आउट रेट डिस्क्राइब किया गया था या नहीं और वो एक्सेप्टेबल था या नहीं. एंड वॉज द टाइमिंग ऑफ द आउटकम असेसमेंट इन ऑल ग्रुप्स आर सिमिलर और नॉट, मीन्स आउटकम असेसमेंट के लिए जो टाइम पॉइंट्स लिए गए थे वो सिमिलर थे या नहीं. ये भी हम इस मेथोडोलॉजिकल कोक्रेन की जो चेकलिस्ट है उसके थ्रू हम एनालाइज कर सकते हैं. देन मेटा एनालिसिस में दो प्लॉटिंग हम करते हैं, एक होता है फॉरेस्ट प्लॉट, एक होता है फनल प्लॉट. तो फनल प्लॉट क्या होता है. फनल प्लॉट एक सिंपल स्कैटर डायग्राम है या स्कैटर प्लॉट है जो कि इफेक्ट साइज और सैम्पल साइज के बेसिस पे बनाया जाता है. यानी कि सैम्पल साइज और इफेक्ट साइज का जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में अगर हम प्लॉट डिफाइन करें तो वो फनल प्लॉट कहलाएगा. तो एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है वो रिजल्ट ऑफ द स्टडी शो करता है और वाई एक्सिस जो है वो आपका सैम्पल साइज शो करता है. एंड दिस फनल प्लॉट इज़ यूज टू चेक फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिकेशन और एनी काइंड ऑफ रिपोर्टिंग बायस. कोई भी टाइप की रिपोर्टिंग बाय द एग्जिस्टेंस बायस उस स्टडी में है या नहीं, वो इस फनल प्लॉट के द्वारा हम एनालाइज कर पाते हैं. और दो टाइप्स के फनल प्लॉट होते हैं, एक होता है हमारा सिमेट्रिकल फनल प्लॉट, दूसरा होता है हमारा एसिमेट्रिकल फनल प्लॉट. तो जितनी ज़्यादा सिमेट्री पाई जाती है उतनी कम बायसनेस होती है, ऐसा हम मानते हैं. और जितना एसिमेट्रिकल फनल प्लॉट बनेगा उतनी ज़्यादा बायसनेस होगी, ऐसा हम कंसीडर करते हैं. तो अब देखते हैं फनल प्लॉट को. एक होता है उसमें एक्स एक्सिस जो कि हमारा बताता है स्टडी रिजल्ट्स को, और वाई एक्सिस जो कि स्टडी की प्रिसीजन को डिफाइन करता है या सैम्पल साइज को डिफाइन करता है. तो यहाँ जो स्टडी का रिजल्ट है वो हम ऑड रेशियो के बेसिस पे लॉग के थ्रू निकालते हैं. उसके काफ़ी सारे स्टैटिस्टिकल मेजर्स होते हैं और यहाँ पे हम स्टैंडर्ड एरर को डिफाइन करते हैं. तो बेसिकली यहाँ जो एक एक पॉइंट्स हैं वो डिफरेंट स्टडीज़ को रिपोर्ट कर रही हैं और ये जो सेंट्रल लाइन है वो ओवरऑल इफेक्ट या नल हाइपोथेसिस को रिपोर्ट करती है. और इसमें हम मानते हैं कि जितना हायर साइड पे स्टडीज़ रिपोर्ट करेंगी उतना अच्छा कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा. तो ये हम फनल प्लॉट से समझते हैं. फिर आता है हमारा दूसरा टाइप का प्लॉट जो कि है फॉरेस्ट प्लॉट. तो फॉरेस्ट प्लॉट इज़ अ की वे रिसर्चर कैन समराइज डेटा फ्रॉम मल्टीपल पेपर इन अ सिंगल इमेज. क्योंकि हम मेटा एनालिसिस कर रहे हैं तो डिफरेंट स्टडीज़ को कंबाइन करके हम एक कंक्लूडिंग थॉट दे रहे हैं. तो वो डिफरेंट स्टडीज़ को एक ही प्लॉट में रिप्रेजेंट करने के लिए हम फॉरेस्ट प्लॉट यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस इमेज को जूम करके पहले हम बेसिक चार्ट समझते हैं कि क्या होता है फॉरेस्ट प्लॉट. तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और सेंट्रल लाइन होती है. तो सेंट्रल लाइन जो है वो आपकी नल हाइपोथेसिस कहलाती है और ये जो डिफरेंट रोज दिखा रहा है, ये डिफरेंट जो लाइंस दिखा रही हैं, डिफरेंट स्टडीज़ हैं और उनका कॉन्फिडेंस इंटरवल उस रेशियो में आएगा. यानी कि अगर वो लेफ्ट साइड है तो वो फेवर कर रहा है ट्रीटमेंट ग्रुप को, यानी कि जो इंटरवेंशन है वो इफ़ेक्टिव है, उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल उतना अच्छा आ रहा है. अगर वो राइट साइडेड शिफ्ट दिखा रहा है यानी कि वो
कंट्रोल को फेवर कर रहा है या सिग्निफिकेंट इफेक्ट उसका नहीं है। फिर हम देखते हैं दूसरे ग्राफ को। तो दूसरे ग्राफ में अगर आप देखेंगे फॉरेस्ट प्लॉट कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है डिफरेंट स्टडीज़ में, यानी कि मेटा एनालिसिस, सिस्टमिक रिव्यू जब भी आप देखेंगे तो इस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पे ये सारी डिफरेंट स्टडीज़ हैं और इनका जो शिफ्ट है लेफ़्ट या राइट, तो अगर लेफ़्ट है तो यानी कि थेरेपी उतनी अच्छी है, राइट है यानी कि कंट्रोल ग्रुप या कंट्रोल ट्रीटमेंट ज़्यादा अच्छा है। और ये जो डायमंड है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे फॉरेस्ट प्लॉट की, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है पॉइंट एस्टिमेट और कॉन्फिडेंस इंटरवल को ओवरऑल स्टडीज़ के बेसिस पे, यानी कि ओवरऑल का ये समअप है, ये कंक्लूजन है इन सारे स्टडीज़ का। फर्दर हम अब देखेंगे कि फॉरेस्ट प्लॉट की जो रिपोर्टिंग होती है वो टेबल फॉर्मेट में कैसे की जाती है। तो यहाँ पे हम 2-3 चीज़ रिपोर्ट करते हैं। पहला स्टडी ग्रुप, दूसरा ट्रीटमेंट और कंट्रोल ग्रुप, और उसका रिस्क रेशियो यानी कि कॉन्फिडेंस इंटरवल यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर, तो यहाँ पे ये डिफरेंट सेक्शंस जो हैं वो इंडिविजुअल चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले स्टडी और सब ग्रुप जो है, तो यहाँ पे ऑथर का नाम और ईयर प्रेजेंट होता है कि कौन सी स्टडी है, किस ईयर की है। तो ईच इंडिविजुअल स्टडी लेट ऑथर एंड ईयर ऑफ पब्लिकेशन इट शोज़। देन सेकेंड हमारा जो ट्रीटमेंट और कंट्रोल ग्रुप होता है, वहाँ पे क्या होगा, इन दिस 2 कॉलम्स ऑफ द फिगर्स द फर्स्ट नंबर ऑफ ईच कॉलम इज द नंबर ऑफ पेशेंट एंड इन द ग्रुप दे हैव द आउटकम। यानी कि यहाँ पे क्या बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ पेशेंट थे और आउटकम कितनों का निकाला गया, यानी कि टोटल सैम्पल साइज बाय इंटरवेंशन ग्रुप या ट्रीटमेंट ग्रुप में कितने लोग थे। सिमिलरली टोटल नंबर ऑफ सैम्पल साइज और कितने नंबर ऑफ लोग उस पर्टिकुलर ग्रुप में थे या एनालिसिस कितने का किया गया। देन हमारा आता है द कॉलम बेसिकली जस्ट टू इलस्ट्रेट द फॉरेस्ट प्लॉट, जो कि हमने इससे पहले देखा कि ये डिफरेंट स्टडीज़ हैं, जैसे कि गैम्सू 1989 की जो फॉरेस्ट प्लॉटिंग हुई है वो इस तरफ हुई, यानी कि ट्रीटमेंट इफेक्ट काफ़ी अच्छा है उस स्टडी में। वही गैरेट 1992 में कंट्रोल ग्रुप का इफेक्ट ज़्यादा अच्छा दिखा रहा, तो ये फॉरेस्ट प्लॉट हमारा प्लॉट हुआ है। और फॉरेस्ट प्लॉट का जो डायमंड जिधर शिफ्टेड होगा वो दिखाएगा कि कौन सा ग्रुप ट्रीटमेंट और कंट्रोल अच्छा है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइडेड शिफ्ट है, यानी कि हमारा ट्रीटमेंट ग्रुप ज़्यादा इफेक्टिव है, यहाँ पे बताया गया है। देन द लास्ट कॉलम रिस्क रेशियो which basically is just to illustrate the lines of the forest plot in the figures। तो ये lines किस particular ratio में आई है वो ये risk ratio बताता है। Then अब यहाँ पे सबसे basic जो है हमारा, क्योंकि हमने देखा कि forest plot का सबसे important हिस्सा जो है वो उसका diamond plot है, तो सबसे नीचे जो है ये रो जो है relevant information provide करती है जब हम उसको सारी studies को sum up करते हैं कि कितने ओवरऑल सैम्पल साइज में कितने कंट्रोल, कितने उसमें कितना कॉन्फिडेंस इंटरवल आया है, ये लास्ट रो हमारी डिपिक्ट करती है। और फिर यहाँ पे टोटल इवेंट्स, हेट्रोजेनेसिटी, ओवरऑल इफेक्ट साइज, ये सारी चीज़ों को हम रिपोर्ट करते हैं वाइल डूइंग फॉरेस्ट प्लॉटिंग। अब आता है कि सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस, जो कि हमने ऊपर देख लिया कि रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, सेकेंड स्टेप ही हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफ सच टाइप ऑफ स्टडीज़ होता है। तो यहाँ पे 2 लाइब्रेरीज़ हैं। सबसे पहला कोक्रेन लाइब्रेरी रजिस्ट्रेशन होता है सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस के, या फिर हम प्रॉस्पेरो रजिस्ट्रेशन कराते हैं जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल प्रॉस्पेक्टिव रजिस्ट्री ऑफ सिस्टमैटिक रिव्यू। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम ये सेकेंडरी टाइप ऑफ स्टडीज़ यानी कि सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस को कैसे रिपोर्ट करते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट गाइडलाइंस है। सबसे फेमस गाइडलाइन है हमारी प्रिज्मा गाइडलाइन, जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल भी है। तो प्रिफर्ड रिपोर्टिंग आइटम्स फॉर सिस्टमैटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस, दैट इज़ प्रिज्मा। और अगर आप ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ की मेटा एनालिसिस कर रहे हैं तो वहाँ पे आप फॉलो करेंगे मूज गाइडलाइन, दैट इज़ मेटा एनालिसिस ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ इन एपिडेमियोलॉजी, दैट इज़ मूज गाइडलाइन। और फॉर RCTs वी यूज टू फॉलो कोरम गाइडलाइन, यानी कि क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ मेटा एनालिसिस फॉर RCTs, दैट इज कोरम गाइडलाइन वी यूज टू फॉलो फॉर सच स्टडी। होप यू गाइस like this video. Do like, share and subscribe our channel for more videos. Thanks for watching.